हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अज्ञानी कोचिंग सेंटर, जहां ज्ञानी हो जाता है महाज्ञानी और अज्ञानी हो जाता है ज्ञानी। आज हम लोग देखने जा रहे हैं हमारा पहला टॉपिक, जो कि है वर्क, एनर्जी एंड पावर। इससे पहले वाले टॉपिक का वीडियो मैं अगला वीडियो हमारा इसके पहले वाला टॉपिक पे होगा, जो कि है फोर्स, जो कि मैंने शॉर्ट्स पे आपको पहले ही समझा चुकी हूँ। अगर आपको इसका लॉन्ग वीडियो चाहिए तो प्लीज़ डू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। और अभी वीडियो शुरू करते हैं। तो हम पहले देख लेते हैं वर्क होता क्या है। अगर हम अपनी कोई ऑब्जेक्ट को अपनी जगह से डिस्प्लेस कर रहे हो बाय एनी फोर्स, तो हमारा ये क्या कहलाएगा, वर्क डन। ठीक है, अब वो कोई भी फोर्स हो सकता है, मतलब कोई भी मेथड हो सकता है कि आप ऐसे इसको रगड़ के कर लो या पेंसिल को ऐसे रोल करके आप कर लो। ठीक है, कोई भी मेथड से आप इसको कर सकते हो। ठीक है, तो अब हम लोग बुकिश डेफिनेशन पे आ जाते हैं कि बुक क्या कहती है। तो हमारी बुक क्या कहती है, एक बार हम लोग देख लेते हैं उसको। तो वर्क इज सेड टू बी डन ओनली व्हेन द फोर्स इज अप्लाइड ऑन द बॉडी मेक्स द बॉडी मूव। जब हमारा कोई बॉडी पे फोर्स लगेगा और वो अगर ये बॉडी को चलाएगा, मेक्स द बॉडी मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, देन तभी हमारा वर्क डन होगा। ठीक है, जैसे अब यहाँ पर आपको एक बुक में आपको एग्जाम्पल दिया है, पुशिंग अ कार। ठीक है, तो पुशिंग अ कार, अगर ये आदमी अगर फोर्स ज़्यादा लगाएगा तो हो सकता है ये कार मूव कर जाए। अगर फोर्स आपका इक्वलेंट नहीं है ये कार को पुश करने में, तो हमारा क्या होगा, यहाँ पर कोई वर्क डन नहीं होगा। अगर ये कार पुश हो जा रही है तो यहाँ पर हमारा वर्क डन होगा। ओके, तो अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में इसके देख लेते हैं। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक इसका क्या है, मेजरमेंट ऑफ द वर्क। वर्क को हम लोग मेजर कैसे करेंगे। अब जैसे फोर्स की हमारी कोई ना कोई यूनिट होती है मेजर करने की, ठीक है, तो अब उसको मेजर कैसे करेंगे। तो हमारा अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय अ फोर्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पॉइंट। ठीक है, हमारे क्या है कि अगर हमारा अमाउंट ऑफ फोर्स जितना होगा या अमाउंट ऑफ वर्क डन हमारा जितना होगा, जो वो हमारे किसके इक्वल होगा, द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड इट्स डिस्प्लेसमेंट। तो हमारा जितना वर्क डन होगा, जैसे हमारी ये बॉडी यहाँ से लेकर यहाँ तक मूव करिए, तो ये हमारा किसका इक्वलेंट होगा, जब हमारे जितना फोर्स होगा और जितना डिस्प्लेसमेंट होगा। जैसे यहाँ पर आप एक एग्जांपल देख लीजिए, तो यहाँ पर हमारी बॉडी यहाँ से लेके यहाँ तक मूव कर रही है। ठीक है, तो ए पॉइंट से सी पॉइंट तक हमारी बॉडी मूव कर रही है, तो आप इसको यहाँ से यहाँ तक ले जाने के लिए एक फोर्स लगेगा, सर्टेन फोर्स लगेगा और एक सर्टेन डिस्टेंस है, तो ये हमारा हो गया डिस्प्लेसमेंट। तो अगर ये बॉडी यहाँ से यहाँ तक मूव कर गई तो उसका जो फोर्स उसमें जो लगा है उससे हमारा वर्क डन निकलेगा। अच्छा, तो अब वर्क डन हम लोगों ने देख लिया कि डेफिनेशन क्या है। अब इसका हमारा वो क्या है, फॉर्मूला W इज इक्वल टू एफ इंटू एस। ठीक है, एस क्या है, देखो डिस्प्लेसमेंट। अब वर्क हमारा कैसे कैलकुलेट होगा, हम लोगों ने कितने फोर्स से इस ऑब्जेक्ट को यहाँ से यहाँ तक पहुँचाया, पहली बात तो ये। ठीक है, और कितनी दूरी पे था ऑब्जेक्ट, ये हम लोग जब मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो हम लोग को वर्क पता चलेगा। ऐसे कैसे हम लोग को वर्क पता चलेगा। तो ये चीज़ हम लोग देख लिए हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि है एक्सप्रेशन फॉर वर्क। वर्क पे एक्सप्रेशन क्या है, हमारा जो वर्क का एक्सप्रेशन है, एक और एक्सप्रेशन है, उसको हम लोग आइए देख लेते हैं। W इज इक्वल टू एफ इंटू कॉस थीटा। ये हमारा एक्सप्रेशन कब काम करेगा, जब हमारा कोई एंगल होगा। ठीक है, अगर हमारा कोई एंगल है तो हमारा ये एक्सप्रेशन काम करेगा, वरना हमारा एक्सप्रेशन नहीं होगा। W इज इक्वल टू एफ इंटू एस ही हमारा मेन क्या कह सकते हैं कि फॉर्मूला है। ठीक है, तो अब हम लोग इसका पहले यूजर्स देख लेते हैं। बाय फाइंडिंग द कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट अलोंग द फोर्स। ठीक है, तो हमारे कंपोनेंट्स जो चाहिए हम लोग को डिस्प्लेसमेंट के, जो हमारा फोर्स के अलोंग लग सकते हैं। तो हम फोर्स के अलोंग कैसे लग सकते हैं, जैसे हमारा एक बॉडी से यहाँ आएगा, तो ये हमारा एक कंपोनेंट है जिससे हमारा डिस्प्लेसमेंट अकर होगा। ठीक है, अब हमारा कंपोनेंट ऑफ फोर्स, हमारा फोर्स एक बॉडी से लगेगा, जितने बॉडी पे दूसरी बॉडी पे उतना फोर्स हमारा कितना लगेगा, उसको कैलकुलेट करने के लिए हम लोग ये कॉस थीटा को लगाते हैं। एक एंगल पे लग रहा है ना, अब यहाँ पर आप समझ लीजिए। ठीक है, यहाँ पर आप देख लीजिए, हम लोगों ने कॉस ही थीटा क्यों लगाया, साइन थीटा, टैन थीटा ये क्यों नहीं लगाया। ठीक है, तो फोर्स के बाद वो क्या होता है, वर्क की हमारी डेफिनेशन कि हमारा बेस और हाइपोटेनियस होता है, कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनियस।
तो यहाँ पर हम लोग इसको डिराइव कैसे करेंगे, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ए टू सी, तो हम लोग को एक बॉडी को ले जाना था और ए और सी हमारा हम लोग इसको क्या डिनोट कर सकते हैं, ए सी इक्वल टू एस, एस हम लोग इसको डिनोट कर सकते हैं। तो ये एक एंगल पे सेट है, ठीक है, एंगल एक थीटा, एंगल ऑफ थीटा पे हमारा सेट है, जो कि हमारा डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ए बी के अलोंग, हमारा ए बी होगा उसके अलोंग ही हमारा ये डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, ठीक है। तो अब इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, ठीक है, हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए बी अपॉन ए सी, ठीक है, ऐसे ही तो कैलकुलेट करेंगे। तो ये ए बी अपॉन ए सी, ए बी क्या है, हमारा बेस है, तो हमारा बेस हो गया, और ये हमारा ए सी क्या है, हाइपोटेनियस, तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस हमारा कॉस थीटा आराम से निकला है। ये चीज़ आप लोग को मैं आई होप कि क्लियर हो गई हो कि हमारा कैसे निकला। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि हमारा वर्क डन हमारा कब होगा। पहले अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसको जल्दी से लाइक करिए, शेयर करिए, और अभी तक आपको कोई डाउट है तो उसको कमेंट करिए, जाइए जल्दी से पहले करिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। आई होप कि आपने अभी तक ये चीज कर दी होगा, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। अब बढ़ते हैं हम लोग अपने आगे। तो अब हम लोग देखते हैं वर्क हमारा, ये हमारा हो गया वर्क इक्वल्स टू कॉस थीटा, ये आप लोग को समझ में आ गया। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने कुछ स्पेशल केस पे, हमारा स्पेशल केस भी होते हैं, अब हर कोई केस एक जैसा तो होता नहीं है ना। तो अब हम लोग देखते हैं कि वर्क डन कब हो सकता है कब नहीं हो सकता। तो अब हमारी in a free fall body of mass m under the gravity through the height h from a to b, the force of gravity F is equals to mg is in the direction of displacement s is equals to h, and the work done by the force of gravity W is equal to Fs is equal to mgh। ठीक है, तो हमारा ये अब एक ए बॉडी है जो कि हमारे को, जैसे आप देख सकते हैं बॉल हमारे ऊपर से नीचे आई है, तो डिस्प्लेसमेंट हमारा हुआ है, इसलिए हमारा ये वर्क डन हुआ है। A pulley does work on the load when he raises it up against the force of gravity. Both force exerted by the pulley is equals to mg and the displacement is equals to h are in upward direction. The work done by pulley in raising the rod is W is equals to mgh। देखिए अब यहाँ पर दो केस बन सकते हैं, ठीक है, एक वर्क डन का भी केस होगा, एक वर्क नॉट डन का भी केस होगा। जैसे अगर ये हमारा कुली है, इसने कोई लोड उठाया है, ठीक है, ये लोड मान लीजिए उठाया है इसने, तो अगर ये अपनी एक जगह पे स्टिल खड़ा है तो हमारा वर्क डन नहीं होगा, तो हमारे इस कंडीशन में वर्क डन नहीं होगा। अगर ये कुली अपनी एक जगह से लेके दूसरी जगह पे मूव कर रहा है विद द ऑब्जेक्ट, अगर ऑब्जेक्ट भी हमारा मूव करेगा तो हमारा वर्क डन होगा। एक चीज में याद रखिएगा कि अगर कुली अपने सर पे जो बोझा है उसको हिला नहीं रहा है, जैसे ये एक कुली है तो यहाँ पर इसका जो बोझा है सर पे, ये इसको लेके यहाँ से लेके यहाँ डिस्प्लेस करा है, ठीक है, लेकिन इसका ऑब्जेक्ट नहीं हिला है, तो इसीलिए ये हमारा वर्क डन का केस नहीं कहलाएगा। ओके, व्हेन अ बॉडी रिवॉल्व इन अ सर्कुलर पाथ अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स। देखिए अब हम लोगों ने अपनी पिछले की क्लास में पढ़ा था 9th में कि हमारा अगर सर्कुलर पाथ में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो डिस्प्लेसमेंट हमारा जीरो होगा, तो डिस्प्लेसमेंट हमारा नहीं होगा। तो अगर एक पॉइंट से लेके वहीं घूम के वापस आ रहा है तो हमारा डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, तो इसलिए यहाँ पर भी डिस्प्लेसमेंट नहीं हो, सॉरी वर्क डन नहीं होगा। अब हम लोग पढ़ते हैं अपना नेक्स्ट केस नंबर 2। ओके, वेदर डिस्प्लेसमेंट इज नॉर्मल टू द डायरेक्शन ऑफ अ फोर्स दैट इज थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। हाँ, एक और केस है, जैसे हमारा ये अगर कोई बॉडी है, फॉर एग्जांपल हम यहीं पे देख लेते हैं एग्जांपल, अगर ये बॉडी है, ये बॉल है, मान लीजिए ये अपवर्ड डायरेक्शन में गई है, ठीक है, अपवर्ड डायरेक्शन में, जैसे कुली है, इसने ये जो बॉक्स है ये उठा के अपने सर पे रखा, ठीक है, तो ये एक एंगल बना रही है 90 डिग्री का, ये बेस हो गया जहाँ पर हमारी जमीन है और इसने ये बॉल अपने उठा के सर पे रखी, तो ये हमारा एक एंगल बन रहा है 90 डिग्री का। 90 डिग्री कॉस थीटा क्या होता है हमारा 0, तो इसलिए यहाँ पर 0 और 0 का मतलब कोई वर्क डन नहीं, इसलिए हमारा ये वर्क डन यहाँ पर नहीं होगा।
ठीक है, तो अब हम लोग देख लेते हैं, ये तो हमारी जितनी भी कंडीशन थी ये वर्क डन नहीं होने की कंडीशन थी, लेकिन अब देख लेते हैं वर्क डन होने की कंडीशंस क्या है। ठीक है, वर्क डन होने की भैया कुछ कंडीशंस होगी, ऐसे तो होगा नहीं। तो कंडीशन फॉर द वर्क डन बाय द फोर्स टू बी जीरो व्हेन देयर इज नो डिस्प्लेसमेंट। हमारा जीरो होगा कब? जब हमारा कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, और दूसरा जब हमारा डायरेक्शन ऑफ फोर्स हमारा जीरो होगा, यानी थीटा होगा। ये हमारा जब हमारा डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा उसकी कंडीशन है। ठीक है, और बाकी वर्क डन की कंडीशन तो हमारी सेम है कि अगर अपना बॉडी कोई एक जगह से दूसरी जगह डिस्प्लेस करेगा तो हमारा वर्क डन होगा, वरना वर्क डन नहीं होगा। केस 3, इफ द डिस्प्लेसमेंट is direction opposite to the force, that is theta equals to 180 degree, then cos theta equals to -1। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गई होगी। W equal to -F into S, the work done on a force is negative। ठीक है, अगर नेगेटिव फोर्स है तो देखिए नेगेटिव फोर्स तो हमारा हो नहीं सकता। अगर आपका एक बॉडी एक जगह से लेकर दूसरी जगह डिस्प्लेस की है तो उसमें कुछ ना कुछ तो फोर्स लगा होगा, तो वो पॉजिटिव में होगा, इसलिए यहाँ पर भी वर्क डन नहीं होगा। तो आई होप आपको अभी तक का वीडियो लेक्चर समझ में आ गया हो। अगर आपको समझ में आया प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं हम आपको वर्क डन बाय द फोर्स ग्रेविटी W इक्वल्स टू mgh के पार्ट में, और ये हमारा पार्ट 1 था। इसके बाद पावर एंड एनर्जी भी हम लोग को कवर करनी है। तो स्टे ट्यून, मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए सब्सक्राइब।